बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद करते हैं हम आपको अपने शो गपशप में। मैं हूं आपका मेजबान यूनुस खान और मैं हूं आपकी होस्ट सनम गौहर और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। मैं हूं आपका होस्ट और दुश्मन यूनुस खान। दोस्त क्यों, किसकी दोस्त हैं आप? मैं अपने अवाम की दोस्त। अच्छा, ठीक है। भाई कहा जाता है कि अपने दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल हल्का तो लेना चाहिए। देखिए, दोस्त पे तो आपको भरोसा है, दुश्मन से ज्यादा दोस्ती रखनी चाहिए, उस पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए कि क्या प्लॉट कर रहा है आपके लिए। Exactly. लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको कहूं कि एक और प्लॉट आ रहा है इस दुनिया में, एक प्लॉट, ये वो वाला प्लॉट नहीं जो आप खरीद सकते हैं, आगे जाके अपने घर बना सकते हैं, उस वाले प्लॉट की बात नहीं कर रहा है, साजिश हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके एक नहीं दो मामू हैं, एक शक्ल के दो मामू, तो वो ऑलरेडी है होते हैं। क्या? एक शक्ल के दो मामू। ट्विंस भी होते हैं। हाँ, नहीं, आप में से है किसी का? पूरी दुनिया के नहीं हर बंदे के दो मामू हो सकते हैं। नहीं, मैं आपको एक बताता जैसे नहीं हो सकते। आई मीन डिफरेंट हो सकते। देखिए, ये एक गाना भी था, कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। जी। अब दो अगर दिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे? हो सकता है महबूब हो या कोई इल्यूजन हो। देखें, ये आशिक मिजाज है जो दो महबूब ढूंढ रहा है। महबूब एक ही होता है। मुझे लगता है यूनुस वो किसी नशे में होगा, इसीलिए दो दिख मैं रहा सारी होगा। कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ। दो चांद, चाइना वाले जी। हर चीज दो इनके पास, सूरज भी दो आ गए, अब Okay. चांद भी दो आ रहे हैं। आर्टिफिशियल मून तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इवन इनको बच्चे भी दो ही अलाउ नहीं अच्छा, अच्छी बात है। चाइनीज 1 अरब से अगर 2 अरब हो जाते हैं तो और ही कब्जा करेंगे पूरी दुनिया पे। चाइना ने एक आर्टिफिशियल मून बना लिया। लेकिन कुछ दिन पहले ही तो सूरज बनाया था। या ये आप देखिए, अर्थ भी बन जाएगा तीसरा। ये हर कोई रोज और नई नया चीज़। प्लेनेट भी बना लेंगे। देखिए, हर चीज मेड इन चाइना हो रही है। मुझे तो ये भी शक है कि कहीं ना कहीं मैं मेड इन चाइना ना हो। नॉट एट ऑल। टेस्ट करवाना मुझे पड़ेगा। थोड़ा सा डाउट है आप पर। मे बी नॉट। देखें, मेरी आंखें यूं नहीं है, सना आपकी तरह अगर होती तो शायद मैं चाइनीज होता। नहीं। आप सर्जरीज तो नहीं करवाएंगे? आधी दुनिया चाइना की लपेट में, कोविड चाइना के ही थ्रू आया था। तो एनीवेज आप लोग कर लो न्यूज़, मैं चलता हूँ। अच्छा दिया। ये फैसिलिटी जो है, ये एक आर्टिफिशियल जो मून बनाया है, ये दुनिया में है, लेकिन मैं आपको बताऊं चाइना में है। लेकिन इसकी इंस्पिरेशन कौन बताना चाहेगा? ये क्यों बनाया लोगों ने, किससे इंस्पायर होके? जी यूनुस, ये वही बात है जो आप बात बता रहे हैं, इससे शायद मैं कनेक्ट कर सकूं कि नोबेल प्राइज भी मिल चुका है ना एंड्री जेम्स को, जो कि उन्होंने मैंडोक को थोड़ा सा लेविएट किया था। करेक्ट जवाब, 11 आउट ऑफ 10। वेरी गुड उर्शिया। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा और एग्जैक्ट टू द पॉइंट बोला। इंस्पिरेशन भी वही थी। जो इधर चाइनीज साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने इसको रखते हुए, क्योंकि चांद की जो मून की ग्रेविटी है, इट्स डिफरेंट। तो वो स्पेस एंटी ग्रेविटी नहीं है। यहाँ पे मैग्नेट से आप बंदे को ऊपर कर रहे हैं, हवा करें कि वो जंप करे तो वो उतना ऊपर जाए। इट्स अबाउट कि व्हाट यू डू। It could be a person, animal, or it could be any object. It can be a human, obviously, a person who can walk by himself. जानदार चीज। Exactly. All right. So अभी इस मंसूबे पर काम हो रहा है। इस पे अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया। मे बी इन फ्यू मंथ्स दे विल स्टार्ट डूइंग इट प्रॉपर्ली। अभी इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बस अब स्टार्ट जो लॉन्चिंग है ना, वो करेंगे इन फ्यू मंथ्स। ओके यूनुस, वैसे इसकी जो लोकेशन है ना, तमाम ऑडियंस को भी, देखने वालों को भी बता दूं, आप सबको भी यकीनन पता होगा, लेकिन मजीद ब्रीफ करते हुए कि जूहा जिंगसू प्रोविंस है, वो लोकेशन है। वहीं पर इस तरह के जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो वहां पे ये तमाम चीजें जो है की जाती हैं। एग्जैक्टली इन्होंने कहा जूहा जिंगसू प्रोविंस, जिंगसू प्रोविंस, जूहा जिंगसू प्रोविंस में इन्होंने डाला है। ये पता है, साइंटिस्ट जो था जिसने ये पूरा इनिशिएट किया है, वो एक आशिक था। उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए चांद लेकर आओ। तो उसने चांद यहाँ ले आया और ज़ोहा में एक चांद बना लिया, सो दैट कि वो अपनी वाइफ की, द जोक्स असाइड, बीवी खुश हो गई। बीवी किसी हाल में खुश है। यही तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। बस जल्दी से इस रूम के बारे में बता दूं, बिकॉज और भी काम है हमें जमाने में इसके सिवा। चांद के सिवा। जी चांद के सिवा। चांद ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक रूम है, 2 फीट तक आप लेविएट हो सकते हैं। ठीक है। प्लस वहां पे उन्होंने मून्स लगाए हुए, मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर देता हूँ, ये देख लें आप। कुछ पत्थर लगाए हुए ताकि पत्थर भी तोड़ सकें। और चाइना की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने 2018 में भेजा था उन्होंने एक रोवर, और 2019 में वापस आया विद सम स्टोन्स। चाइना इज ऑन द ब्रिंक टू बीट अमेरिका इन ऑल डिपार्टमेंट्स। इस मिशन का जो एक नाम है, जो ये किसको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, किस पे रख रहे हैं ये मिशन जो आगे करेंगे मून पे, कोई गेस करना चाहता है प्लीज? देखिए यूनुस, मुझे ये लग रहा है कि हम चाइना के साथ समहाउ गुड टर्म्स पे हैं, और मैं भी थोड़ा सा इस चीज के बारे में पढ़ती देखती रहती हूँ। तो जो मेरी नजर के सामने से गुजरा था, उसके अकॉर्डिंगली दिस इज समथिंग चेंग-ई मून गॉडेस। यस, राइट, चेंग-ई, वेरी गुड, 12 आउट ऑफ 10, वेरी नाइस अनम। बट मैं आपको बताऊं, ये चेंग-ई तो चाइना वालों के लिए, हमारे लिए ये चंगी है।
कि चंगी होता ना कि चंगा, मैं चंगा ना, ये वो वाला चंगी नहीं है, ये चंगी नाम है इनकी मूड गॉडेस, आई डोंट नो इनके रिलीजन का तो मुझे नहीं पता, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी बात है। चांद जो है बहुत ठंडा है, ठीक है, -2000 कुछ सेल्सियस पे काम कर रहा होगा, इतना ठंडा है चांद, स्पेस इतना ठंडा है। उसके ऑपोजिट क्या है? गर्म, आग, सूरज सबसे ज्यादा गर्म है आपकी नजर में। अगर मैं कहूं इससे ज्यादा भी गर्म जो चीज है वो है जहन्नुम। Exactly. और दुनिया में वो दुनिया में नहीं है ना जहन्नुम। हाँ। दुनिया में अगर मैं आपको कहूं कि देयर इज अ गेटवे ऑफ हेल, एक दरवाजा है जिसको कहा जाता है जहन्नुम का दरवाजा, तो आपको कैसे लगेगा? मगर यूनिस वही बात है कि उससे भी बढ़ के जो है वो जहन्नुम की आग होगी। मगर जो आप बताना चाह रहे हैं वो भी आप ब्रीफ कर ये मसनूई सूरज की तरह Yeah. मसनूई जहन्नुम होगी Exactly. और चाइनीज या किसी ने ऐसे इन्वेंट की होगी, Yeah. बट क्या ना, पर्पस ना, है ना, इसका? ये चाइना इस बार पीछे ये रह वो गया। आग है जो कभी बुझाई नहीं गई है। बिल्कुल बिल्कुल। सोवियत यूनियन, एक टाइम पे सोवियत यूनियन थी, उसके बाद बहुत सारे मुल्क बने। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा कि उनके एक जगह एक है जिसको गेटवे ऑफ हेल कहा जाता है, दरवाजा ऑफ गैस केटर भी कहा जाता है। अराउंड 6000 लोग टूरिस्ट आते हैं हर साल उधर टू एंजॉय, टू सी इट, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। मैं आपको ये फोटोज दिखा रहा हूं, ये देखें, ये एक सुराख है जहां पे आग लग रही है, और मैं अगर आपको कहूं ये आग पिछले 50-60 सालों से लग रही है तो कैसा लगेगा? यूनिस, इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, फिर आप कीजिए। जरूर आप ब्रीफ हाँ। कीजिएगा कि वहां पर आप कह रहे हैं कि लोग वहां पर आ रहे हैं और सैरो तफरी के लिए जो है वहां पर एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मतलब आई मीन वो एंजॉयमेंट के लिए अच्छी है, आप अगर जहन्नुम की आग से कनेक्ट करें तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए वो बहुत सारी चीजें ना लोग बोलते हैं, लोग नाम रखते हैं कि एक आग जो पिछले 50-60 सालों से जल रही है उसका नाम रख दिया गेटवे ऑफ हेल, कि ये एक रास्ता है हेल का। बहुत सारी ऐसी चीजें, जब बहुत सारे ऐसे एक कार्टून कैरेक्टर, एक कॉमिक कैरेक्टर है हेलबाउंड के नाम से, तो डजंट मीन कि वो असल में वो हो। एनीवेज हाँ। ये चीज तो खैर जहन्नुम की आग हुई है, दुनिया तो कुछ लोगों के लिए जहन्नुम बन गई है और बना दी गई है। मुझे ये पूछना है कि ये 50-60 साल जो आप कह रहे हैं, जी, जी, जी। ये आग बुझाई नहीं जा रही, तो इससे जमीन को कितना नुकसान हो रहा होगा और दुनिया को कितने नुकसानात हो सकते हैं, खतरा है। इसी बात पे आपकी बात सुन ली, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट से। ये बहुत मुश्किल नाम है तो इसलिए मैं फोटो दिखा रहा हूँ, साथ में नाम भी आप देख सकते हैं। ये प्रेसिडेंट साहब हैं तुर्कमेनिस्तान के, और उन्होंने कहा है कि इस आग को बुझाओ, बहुत हो गया, ये आग को बुझाओ। इसका मैं आपको बताता हूँ, 2 स्टोरीज हैं। अच्छा, उसमें से कि आग लगी कैसे। जी, पहली ये स्टोरी, लगी या लगाई गई? देखिए ये मैन मेड है, ऑब्वियसली कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। आप बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी इसके बारे में देखेंगे, देयर इज नो पर्टिकुलर वन स्टोरी जो सब बोल रहे होंगे। लोकल्स की अलग है, इंटरनेशनल एक अलग स्टोरी है। तो जो स्टोरी है इंटरनेशनल वो सना बताएंगे। ये बेसिकली 2 ही हैं। जैसे अगर हम जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, उसके मुताबिक सम जो है, कुछ लोगों ने ये कहा है कि वहाँ पर जो है वो मीथेन गैस, जो मीथेन गैस है उसकी जब आप देखते हैं ना खुदाई हो रही होती है, तो खुदाई के दौरान मीथेन गैस का बहुत ज्यादा खारिज होना, जिसकी वजह से उस वक्त ये आग लग गई। और कुछ इसकी स्टोरी है कि ये जो आग लगी है वो जब वर्ल्ड वॉर हुई है उसमें जो एटमी, आपको पता है धमाके होते हैं, तो एटमी धमाके की वजह से जो है वो ये आग लगी, और उस वक्त से लेकर आज तक ये आग कभी बुझी ही नहीं। इवन इसे बुझाने की कोशिश भी बहुत की गई लेकिन बुझी नहीं है ये आग। हाँ सना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये मैंने पिछले आई मीन जो है पिछले एपिसोड्स में मैंने बात भी की थी कि मीथेन गैस जो होती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, और एंड इनफैक्ट ये समंदर के नीचे भी आग लग जाती है, चाहे वो कितना ही क्यों ना ठंडा वेदर क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। कितने एरिया में है, तो कितना एरिया है, कुछ आइडिया है? देखिए ये जितना हमारा सेट है इससे करने शायद 2 गुना ज्यादा, ठीक है। मैं आपको बस थोड़ा सा आपको बता दूं कि मीथेन वाली बात इन्होंने की। एक और स्टोरी जो लोकल्स की है, इंटरनेशनल की समय बहुत अच्छी बनाई, 13 आउट ऑफ 10, वेरी गुड, स्टार दूंगा आपके। यूनिस आपने सिर्फ मुझे मार्क्स नहीं दिए, आपको दिए थे ना? नहीं दिए। आपको नहीं दिए, आप ऑलरेडी स्टार है कायनात जी। देखिए ब्रेक का टाइम हो गया। मैं आप लोगों को आज असल स्टोरी बताऊंगा कि ये आग किसने लगाई, कब लगाई, क्यों लगाई, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि गेटवे ऑफ हेल में आग किसने लगाई। आई होप अमेरिका ने ना लगाई हो। देखिए उन्होंने बहुत कोशिश की, पापी कुट्टी इफ आई एम सेइंग द करेक्ट वर्ड, बट नहीं लगाई। इस बार अमेरिका बच गया। इस बार जो लोग कहते हैं ये रशिया था। बेसिकली क्या था, 2 स्टोरीज हैं जैसे इन्होंने बताया। एक स्टोरी ये भी है जो 99% ट्रू हो सकती है, अभी 1% चांस है बिकॉज देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो समथिंग ऑन पेपर। क्या होता था 70s में, अगर हम बात करते हैं लेट 70s में, रशिया वाज द सुपर पावर। ये पूरा जो
जो एरिया था ये इनके अंडर आता था, तो क्या होता था उनके पास गैस रिजर्व इतना ज्यादा था कि स्विट्जरलैंड जो एक साल में 4 बार उनके जो गैस का यूजेज है ये इनके पास उससे ज्यादा पड़ा होता था रशिया के पास। आई एम टेलिंग यू, मीथेन गैस इज अ वेरी डेंजरस गैस, इज अ वेरी डेंजरस गैस। तो अगर क्या करते थे लोग कि अगर कोई रिजर्व मिला मीथेन गैस का, तो जैसे ही इन्होंने निकाली, क्योंकि वो एनवायरमेंट जा रही है, वो उसको जला देते थे जो मीथेन गैस है। Okay. तो एनवायरमेंट के लिए आपने बात बोली, एनवायरमेंट के लिए मीथेन गैस इज डेंजरस एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। नुकसान दोनों का है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपने गैस जला दी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, मीथेन अपनी है। तो इस वजह से इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, वैसे ये भी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बट ऑल आई एम थिंकिंग इज कि 50 more than 5 to 6 decade हो गए इस आग को लगे हुए। जी। अब क्यों ख्याल आ रहा है इन्हें बुझाने का? टूरिज्म भी था ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टूरिज्म भी था, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है वो ये है कि इस आग की वजह से 10 लाख अमवात होती है वहां पर हर साल, अगर रिकॉर्ड की जाए। जी, मीथेन गैस की वजह से ऑलरेडी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। एक और मैं आपको जल्दी से बता दूं, एंड दिस टॉपिक, वोल्केनो में आप सोचो कि लोग कहते हैं आग तो जल रही है वोल्केनो में, वोल्केनो है ना लावा, उसमें कचरा क्यों नहीं फेंक देते जो हम लोग डंप क्यों नहीं करते? वो एक नॉर्मल सवाल आता है कॉमन सेंस का कि क्यों नहीं फेंकते। तो वही वाली बात है कि आप आग में जितनी चीज डालते जाओगे आग बढ़ती जाएगी। अब जब आग बढ़ती जाएगी तो वो पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ाती जाएगी। तो अल्लाह ना करे वो टाइम आके दुनिया फट जाए। You never know what will happen, because हमने एनवायरनमेंट के साथ बहुत नाइंसाफी कर ली है ना। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो प्लीज मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एनवायरनमेंट का ख्याल करें, बिकॉज आप अपने घर का ही ख्याल नहीं करेंगे तो फिर घर चला जाएगा, कहाँ रहेंगे? फुटपाथ भी नहीं होगा। बेटर लेट देन नेवर। चले, अच्छे होने ख्याल तो आया। या मेरे पास भी एक बहुत अजीब और गरीब सी खबर है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और देखने वालों के भी साथ बहुत गौर से। आग लगाने वाली तो नहीं है, इस पे बिल्कुल ही आग बुझ जाती है, वजूद ही खत्म हो जाता है, मिट जाता है इंसान का नामो निशान, फना तो हो जाता है। मोहब्बत में नहीं, ये तकलीफों में फना होने वाली चीज है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा संजीदा टॉपिक है और ये मेरे कोर्ट के वर्ड्स या मेरा नाफिज किया हुआ कोई लॉ नहीं है। जो गवर्नमेंट इसके बारे में बात करी है, उन्होंने जो इस चीज के लिए कानून नाफिज किया है, मैं वो आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो पाकिस्तान ने खुदकुशी को जुर्म की फहरिस्त से निकाल के उसे जहनी मर्ज की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। तो ये बिल सेनेट में पेश किया गया है कि खुदकुशी को अब से जुर्म नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको मेंटल डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस का नाम देके उस चीज को आप इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर अब कोई खुदकुशी करता है तो वो उसके लिए कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि वो उसकी अपनी कंसेंट से की जा रही है। मतलब अच्छा, इस्लाम के एतबार से देखा जाए तो ये चीज को पूरी तरीके से हराम करार दिया गया है। एक तरह से इंसान खुदकुशी करे तो वो मायूसी होगा ना कहीं ना कहीं, और मायूसी इस्लाम में आप सबको पता है कुफ्र है। और मायूसी का बिल्कुल भी जो है ये कहा गया कि मायूस नहीं होना है, कैसे भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी जिंदगी, हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्बत रहना चाहिए। लेकिन आप कुछ भी बोल लें, कोई भी बहाना, कोई भी मेंटल इलनेस इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि मैं फलां XYZ रीजन की वजह से मैंने खुदकुशी की और ये मेरा मसला था। नहीं, खुदकुशी जो चीज इस्लाम में हराम है, आप उसको अपने तरीके से मोड़ तोड़ के फिल्टर करके सही साबित नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो जो बात मैंने की आपके साथ, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक अपना ओपिनियन नहीं दिया, जो हमारे इस्लाम में है मैंने वही चीज रखी, क्योंकि जो इस्लाम कहते हैं उसमें हमारी कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम उस चीज को तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से करें। ये जो था एज इट इज मैंने वैसे ही बात की। लेकिन अब जो हमारी गवर्नमेंट का इस चीज के बारे में रद्द अमल है वो मैं आप सबको बताती हूँ। उनका ऐसा मानना है कि खुदकुशी मतलब उनकी ऐसी सोच है और उन्होंने चाहा है कि ये सोच पूरी अवाम के आगे या पूरी पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके सामने पेश की जाए, क्योंकि आजकल सोसाइटी केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और इस चीज पे काफी ज्यादा उन्होंने गौर व फिक्र किया। और उसको क्यों मेंटल इलनेस का नाम दिया गया मैं आपको बताती हूँ। इन सब का ऐसा मानना है कि खुदकुशी करने वाला कब कानून की गिरफ्त में आता है और फिर उस बीच उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये सब तब होते हैं जब कोई इंसान अस्पताल में पहुंच जाए और उसका इलाज बर वक्त ना हो रहा हो, या उसके घर में कोई कारोबार को लेके मसले मसाइल हो, या फिर जिंदगी में उसकी बहुत सारे उतार चढ़ाव हो जिनको फेस कर करके वो हिम्मत हार चुका हो, थक चुका हो, टूट चुका हो। तो ये, लेकिन खैर ये सब जो रीजंस हैं ये उन्होंने इस चीज को मॉनिटर किए। मॉनिटर का मतलब है कि उन्होंने इस चीज पे थोड़ा सा स्टडी किया है कि ये इस तरह के केसेस क्यों सामने आ रहे हैं, जिनमें बेसिक जो मेन रीजंस थे वो ये थे। अब बात यहाँ पर ये होती है कि अगर जिसने खुदकुशी की, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो खुदकुशी करते तो हैं बट वो फेल अटेम्प्ट होती है और वो बच जाते हैं। तो अगर कोई खुदकुशी करने वाला बच जाए तो उन्हें ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक सेक्शन 325 के तहत ज्यादा से ज्यादा या तो 1 साल की सजा होगी और उसके साथ साथ उसे 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब 1 लाख का जुर्माना तो लाइक इज क्वाइट नॉर्मल या चीप भी कहा जा सकता है।
लेकिन इसके पीछे वजह ये कि भाई जो खुदकुशी कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं बेसिक जो अहम वजह होगी वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। जी जी। तो इसलिए ज्यादा नहीं, 1 साल की कैद और 1 साल 1 लाख का उस पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। एग्जैक्टली अनम, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे ज्यादा जो सुसाइड होते हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ही होता है। अगर वो बच जाए और 1 लाख का जुर्माना भी हो तो वो कहाँ से देगा? आई डोंट नो, फिर शायद सजा बढ़ जाए उसकी, ये भी हो सकता है। अच्छा अनम, मुझे जो चीज़ लगती है कि अच्छी बात है इन्होंने सेनेट में अगर ये कानून जो है वो बनाया है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको स्पेसिफिक अब ये कहना कि ये जो है वो बंदा ज़हनी तौर पर बीमार होता है तो वो खुदकुशी अटैम्प्ट कर रहा है, ठीक है। मेरी नज़र में जो है वो हर इंसान ही अगर उसके दिमाग के अंदर ये ख्याल भी आ रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है या अब कुछ बचा ही नहीं है या मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम नथिंग, जब ये चीज़ें आ रही हैं तो आप तभी ज़हनी तौर पर बीमार हो गए। तभी आपको जो है वो, अगर आपके आसपास कोई लोग हैं तो आपकी केयर उस वक्त ही करनी चाहिए। अगर आप तन्हा हैं तो बहुत मुश्किल होता है। जो लोग तन्हाई पर, मतलब जो लोग अकेले रहते हैं, जिनकी फैमिली से वो कनेक्टेड नहीं होते, उनके लिए उनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उसमें आते हैं। तो आपने कहा कि ये बिल जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ सेनेट में इसको पेश किया गया है। देखिए यही चीज़ है, सेनेट के अंदर तो बिल बेशुमार पेश होते ही हैं, लेकिन फर्दर वो अभी पास होता है नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी लंबी जो है वो डिबेट होगी। और जितना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये बिल जो है वो कसरत राय से, जैसे कहते हैं ना, मंजूर होना, वो मुश्किल मंजूर हो। यकीनन मैं इस पे मजीद बात करूंगी, लेकिन सना आपने जो बात कही कि मेंटल इलनेस को हम बोलेंगे कि अब ये चीज़ हमारे लिए सही है बिकॉज हम जहनी तौर से मफलूज हैं या बीमार हैं तो हम सुसाइड का रास्ता अख्तियार कर लें, ये ख्याल उनके जहन में भी आया होगा, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक वो आप ही के इस ख्याल से रिलेटेड है। तो जो सबसे ज़्यादा खुदकुशी के केसेस उन्होंने रिकॉर्ड किए वो हैं चित्राल में, बुनैर में और सवाबी में। और एक अजीब बात है कि जो जितने भी केसेस उन्होंने रिकॉर्ड किए वो सब नौजवान हैं, सारे बिल्कुल यंग हैं। और उसके बाद अब क्योंकि आपने बात की थी कि ऐसे लोगों को बेसिकली काउंसलिंग की जरूरत होती है, उन्हें मदद की जरूरत होती है, तो उन्होंने इस चीज के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और वो ये लिया है कि खवातीन जो पुलिस एहलकार उनको तायनात कर दिया गया है लोगों की जहनी तरबियत, मतलब कि काउंसलिंग के लिए, कि उस चीज तक हम जाए ही, क्योंकि ना हम पहले ही उसको रोक लें। इस चीज के बाद, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था टॉपिक के आगाज में कि 2017 में भी इस पे बात की गई थी लेकिन पास नहीं हुआ, तो तब से वो जो उनकी मैं काउंसलिंग का उनका प्रोसेस है वो चल रहा था। तो 2018 से लेके 2020 तक बहुत ज्यादा सुसाइड के केसेस में कमी देखी गई है। तो काउंसलिंग इट एक्चुअली हेल्प्स यू एंड इट रियली वर्क्स। अगर किसी को लगता है कि आपको दिमागी तौर से काउंसलिंग की जरूरत है तो इसमें कोई शर्म महसूस करने की बात नहीं, क्योंकि आपकी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल ठीक कहा अनम आपने, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कहना चाहूंगी। और तमाम जो देखने वाले लोग हैं जिनके घर में या खानदान में या दोस्तों में कभी भी कोई ऐसा केस हो, मेरे अपने कजन ने खुदकुशी अटेम्प्ट की थी। मैंने पहले भी बताया था कि जब प्लान बी नहीं था उनके पास, कि वो पेपर्स दे रहे थे और वो पेपर्स में उस तरह से मार्क्स नहीं आए, मतलब खुल के कहूँ तो फेल हो गए थे। तो वो इतना डिसहार्ट हो गए थे कि मेरा कैरियर डिस्ट्रॉय हो गया, ये चीज़ें वगैरह, मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया, मेरा ये लास्ट ईयर था, बहुत सारी चीज़ें। घर में भी उनको 2-4 बातें सुना दी उनके पेरेंट्स ने। तो इंसान कहीं ना कहीं जाके वीक हो जाता है जब उसकी फैमिली सपोर्ट उसको उस तरह से नहीं की जाती, या उसे सबसे बड़ी खुदकुशी का मुझे ऐसा लगता है रीज़न कभी कभी ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मतलब वो उस चीज से गुजरे हैं। अब ये जो क्राइम वाला है ना, कि इसको क्राइम एक्ट, मतलब ये जो क्राइम वाला एंगल है ना, कि क्रिमिनल कैसे आप कह सकते हैं, एक बंदा ऑलरेडी जहनी बीमार है, वो जहनी बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, उसे प्यार की जरूरत है, और वो खुद विक्टिम है, कंसंट्रेशन उसे चाहिए, उसे फोकस होना है। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ हमें बहुत सारी जो है मतलब एग्जैक्टली, तो पुलिस का भी, जैसे कि आप ही ने पॉइंट बताया कि पुलिस भी जो है ऐसे लोगों के साथ थोड़ी सी नरमी से, यस, जैसे कि अनम ने भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करके बताया कि खुदकुशी जो है वो हराम है और मायूसी जो है वो कुफर है। कि आप अपने अंदर एक, वो क्या कहते हैं, जब आप डिप्रेशन लेते हैं ना तो आप किसी से शेयर नहीं करते, आपके अंदर इतना डिप्रेशन होता है कि आप कहते कि नहीं, अगर मैं किसी को भी बताऊंगा या मैं किसी से भी डिस्कस करूंगी तो वो मुझ पे ही हंसेगा या
मेरी कुछ ना कुछ वो बातें बना के आगे जो है वो स्प्रेड करेगा। ये आप लोगों की गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, आप जिस पे यकीन करते हैं कि नहीं ये मैं बात बताऊंगा और मुझे अच्छा ही इनपुट मिलेगा या अच्छी ही बात सुनने को मिलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग डिस्कस करें। और जैसे कि आपने बात की कानून के हवाले से, कानून इसलिए मुझे अच्छा लगा, पर्सनली इसलिए अच्छा लगा कि शायद लोग जो हैं वो खुदकुशी से जो है वो गुरेज करेंगे और बच जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। होप सो। I just want to tell few things how to prevent suicides. अगर आपके पास ख्याल आता है तो आप क्या किया जाए? अगर देखिए, फर्स्ट है कि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी से मदद मांगना कोई बुरी बात नहीं। आपकी ईगो कॉम्प्रोमाइज होती है, मर्द और औरत जो भी हो सकता है, सब रिस्पेक्ट भी कभी कभी लूज हो जाती है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग खड़े हैं हेल्प करने के लिए। इंसान की मदद एग्जैक्टली करता है। यहाँ पे बीच का चैनल मिडिल मैन नहीं मिल रहा आपको, लेकिन एक अगर हेल्प करने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुझे बोलते हैं कि कोई जरूरतमंद दिखे तो आप मुझे बताएं, मैं उनको देना चाहता हूँ पैसे। और यहाँ पे वो चैनल नहीं बन रहा, वो ब्रिज नहीं बन रहा। इंशाल्लाह हम प्ले एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से ऐसा भी कुछ ब्रिज बना देंगे कि जो हेल्प करने वाले हैं वो दूसरों की हेल्प कर सके जिनको हेल्प की जरूरत है। सेकंड जो रीजन होता है वो होता है मेंटल डिप्रेशन। आपके दिमाग में आपको समझ नहीं आ रही होती चीजें, जो एक प्रॉपर आप कह सकते हैं मेंटल डिजीज है, उसके लिए आपको काउंसलिंग की जरूरत है। एक चीज समझ लें, अगर कोई आपका लव्ड वन दूर हो जाता है तो दैट डजंट मीन कि आप सुसाइड कमिट करें। नसीब का समझे, अगर वो इंसान आपके नसीब में है तो वो रहेगा, और अगर नसीब में नहीं है तो कोई चाचा मामा कोई भी लाके नहीं दे सकता आपको। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये वो वाला नहीं कि चाचू दुबई से फोन ला दो, वो वाला सेटअप नहीं है। नसीब पे बिलीव करें एंड प्लीज प्लीज प्लीज, एक जिंदगी मिलती है, एक जिंदगी है हमारे पास, उसको यूटिलाइज सही तरीके से करें। अगर वो चली गई, वो लोगों के बारे में सोचें जिनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, जो माजूर हैं, उनको आपको हर चीज मिली है, आप फिर भी सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बिस्तर मर्ग पे है, जो बीमार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी किसी के जाने से ना किसी की जिंदगी रुकती नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट कि देखें, रिस्पेक्ट एवरीवन एंड अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको बचा के रखें जी। बिलीव इन योरसेल्फ एंड डोंट कमिट सुसाइड। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत ही ज़बरदस्त से टॉपिक जो है वो आज डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। अभी एक टॉपिक आज मेरे पास भी है, यानी कि एक न्यूज़ आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, ये कुछ ऐसी न्यूज़ है कि मुझे लगता है कि एक शेर है, वो है कि जब खुदा से कुछ ना बन सका तो उसने तुम्हारी ये दो आंखें बना ली। इसी तरह से जो है मुझे लगता है कि ये जो बैरून मुल्क वाले हैं, जितने भी बैरून मुल्की हैं, उनसे जब कुछ ना बन सका तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है सिर्फ और सिर्फ एक आंखें दे दी। आंखें नहीं दी, जब उनसे पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। हाँ, जब उनसे कुछ न बन सका तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर तोहमतें लगा दी। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये इसी तरह के जो है वो ढूंढते हैं कुछ भी चीज़ें। आज मैं जो न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको जो ये पिक्चर दिखा रही हूँ, ये पूरा जो रिकॉर्ड है आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा अभी। तो आपने देखा अभी कि ये जो है वो कनाडा की तरफ से जो है, आप जब वीज़ा आपका लगता है तो उसमें आपको जो ट्रैवल एडवाइजरी दी जाती है, उसके अंदर कनाडा ने इतना डिटेल में बयान किया है कि अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान जाने का आपका वीज़ा जब लग रहा होता है, उसमें कौन कौन सी जगहें हैं स्पेसिफिक करके उन्होंने एक एक शहर का नाम लिखा है। उन्होंने एक एक जिले का नाम भी लिखा है कि ये जो है इसमें आपको दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, इसमें आपको जो है वो सड़कें वगैरह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मिलेगी, तो इसमें आपको ख्याल रखना चाहिए अपना। तो मतलब इतनी डिटेल बयान की। मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब हमारे कराची का नाम आया, हम कराची में रहते हैं, ठीक है, हमें पता है कि क्या अभी माहौल है, क्या माहौल नहीं है, कौन सी दहशतगर्दी, कहाँ की दहशतगर्दी का नाम आप दूसरे मुल्क में बैठे हुए, कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कराची के अंदर जो है वो दहशतगर्दी, और अगर गोरे आएंगे तो हम कराची वाले उनको मारेंगे। भाई खुदा नु मानो तुम कैनेडियन, सीरियसली। अब आप लोगों को ये चीज़ जो है वो देखनी चाहिए कि मुझे ये समझ नहीं आता कि अभी पहले जो हमने देखा कि ये जो T20 हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें क्या किया, न्यूजीलैंड की टीम ने 30 मिनट पहले ये चीज़ पहले डिसाइड की कि भाई पाकिस्तान के अंदर कराची में मैच हो रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी का हमें लग रहा है, हमें थ्रेट्स हो रहे हैं, तो इन्होंने 30 मिनट पहले मैच से इन्होंने मैच को जो है वो पूरा पहला तो मैच कैंसिल किया, उसके बाद वो यहाँ से चले गए सिक्योरिटी के खदशात दिखाने। हमारा तो यहाँ पर नेक्टा कह रहा है कि हम तो नेक्टा
पूरा डिसाइड करता है कि कौन सी जगह पर, कौन से इलाके में, कब, किस वक्त जो है वो आपको यहाँ पर थ्रेट्स हैं या नहीं है। हमारी यहाँ पर तो पहले ही हमें नेक्टा की तरफ से हर इदारे को, एक एक जगह को, एक एक पुलिस थाने को नोटिस आ जाता है। अगर फलां जगह पर कोई इवेंट भी हो रहा है उसमें भी नेक्टा की तरफ से आता है कि भाई आप जो है वो, अगर ये इवेंट होने जा रहा है या कोई सियासी जलसा हो रहा है, मजमा हो रहा है, उसमें भी नेक्टा आपको बता देता है कि इसमें आपको फलां से थ्रेट है या इस तरह का है। तो जब इस तरह की चीजें ही, और हम मीडिया में भी बता रहे होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि तो हम तो आकर मीडिया में बता रहे होते हैं कि इसमें जो है वो नेक्टा की तरफ से थ्रेट आ गया या इस तरह का आ गया, हम तो नहीं छुपाते, हम तो खुद अपने मुल्क के बारे में आकर आपके सामने बता रहे हैं कि ये चीजें हैं। जब एक चीज है कि कराची में यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, हर चीज कराची के अंदर हो रही है, तो दहशतगर्दी का वो 2011 वाला तो सिचुएशन है ही नहीं ना। 2011 की या 2008 की हम सिचुएशन लगाए, आप तमाम लोगों को पता है वो कराची के क्या हालात थे, लेकिन उसके बाद फर्दर कराची के अब क्या हालात है, मैंने तो नहीं देखा कि कराची के अंदर कोई ऐसा वाला सीन हुआ जी। हो। सना, मुझे आप मजीद बताएं, ऐसा तो नहीं है कि रात के 10 बजे के बाद वाला वो जो कि 8 बजे बाद ना यहाँ इस इलाके में ना जाए, 10 बजे, इस तरह का तो कोई जारी नहीं किया, या ये कहा गया कि अगर ट्रैवल करें तो उस इलाके में जाना ही नहीं है, गुजरना ही नहीं है, इतना स्ट्रिक्टली क्या नहीं, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और इनको टाइम मिलता ना तो ये वक्त और हर चीज हालात भी लिख लेते कि क्या क्या और मजीद ममनू है, लेकिन अभी उन्होंने इलाके लिखे, दाढ़ी वाले से दूर रहना है, मूंछ वाले के पास रहना है, ये भी हो सकता है। अभी जो इन्होंने स्पेसिफिक जो जारी किया है उसमें एरियाज के नाम लिखे हैं और एरिया से ज्यादा सिटीज के नाम मेंशन किए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि कराची के जिले तक निकाल के स्पेसिफाई करना, ये चीज मेरी मतलब समझ में नहीं आ रही, क्यों इतना ज्यादा बारीक डीप डिटेलिंग दी है, और उनको कैसे पता कि यहाँ के कस्बे कूचे गली में क्या हो रहा है, मतलब कौन सी सैटेलाइट है, कौन सी माइक्रोस्कोप नहीं पेरिस्कोप जो भी है। अनम, शायद अनम जो आपका सवाल है या जो आपकी बात है, शायद मेरा जो जवाब है, शायद या मेरी बात जो है वो आपकी बात से कनेक्ट हो जाए कि जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान में, तो शायद वो हमारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं या हमारी चीजों को देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बट हमारे सामने बहुत सारी चीजें पोलाइटली और बहुत स्वीट होकर बात करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? और मुझे देखिए, बात ये कि जब इंसान ज्यादा दुनिया घूमता है ना तो उसके पास ज्यादा एक्सपोजर होता है, और बताने को उसके पास उसका अपना जाती एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड अगर वो बात कर रहे हैं तो भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, इतना सिविर यहाँ पे कोई ऐसे नहीं हो रहा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एग्जैक्टली। और कनाडा में देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानी की ही है। यूनुस मुस्कुरा रहे हैं, उनको बहुत मुझे लग रहा है इनपुट देना है इसमें। मैं देता हूं कायनात लेडीज फर्स्ट। थैंक यू यूनुस। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, अपने लोगों को महफूज रखना आपका फर्ज है। आपकी एम्बेसी अगर या वीजा देते हुए इतनी शराइत रख रही है या आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ ना जाओ, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहा है। देखिए, एक चीज़ है कि मैंने जैसे कि अपने पिछले एपिसोड्स में ही अपनी एक न्यूज़ में शेयर किया था कि पाकिस्तान को पहले 5-6 साल पहले दहशतगर्दी मतलब खतरनाक मुल्कों में शुमार किया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की हुकूमत में ये चीज़ जो है बहुत पॉजिटिव सामने आई है कि अब दहशतगर्दी का नामो निशान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ तक बात है ना कनाडा की हुकूमत है अपने लोगों को सेव करना नहीं, हमारे यहाँ के लोगों को बेसिकली हम पे तोहमत लगाई है। देखा जाए ना तो पाकिस्तान की तोहमत की इतनी इंसल्टिंग कि आप वीजा ले रहे हो, वहाँ के लोग फॉर एग्जाम्पल अगर एक पाकिस्तानी है या मेरे मॉम डैड पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तान से कनाडा चले गए और उनको नेशनलिटी मिल गई, मैं कनाडा में ही पैदा हुई, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपने ही मुल्क मतलब अपने ही फोर फादर की जमीन पर या अपने ही रूट्स में आने के लिए मुझे ऐसी शराइत दी जाएंगी कि यहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ, तो दिस इज वेरी बैड एंड दिस इज वर्स्ट थिंग कि आप किसी भी कंट्री को इतना इंसल्ट नहीं कर सकते। मुझे तो हैरत हो रही है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर वो तो सबसे कूल है और इतनी अच्छी आइडियोलॉजी रखते हैं, फिर भी ऐसी हरकत। देखिए, वो गाइडलाइंस है, एज कम्पेयर टू कंडीशंस तो नहीं होंगी, इतनी हिम्मत नहीं है। कनाडा में साउथ एशियंस बहुत है, वहां पे अगर आपने नोटिस किया होगा कनाडा में जो आप सिटीजनशिप है वो आसानी से ले सकते हैं। जी हाँ। वो तो कह रहे हैं भाई आओ इधर सर्दी में मरो, वो उनका सर्द का मुल्क है, बहुत सर्दी है वहां पे, तो वहां पे लोग रहते भी नहीं, पॉपुलेशन भी नहीं है, वो पूरी दुनिया बोलते हैं भाई आ जाओ, खुदा के लिए। क्या कह रहे हैं यूनुस? वो क्या कह रहे हैं, सर्दी में क्या आओ मरो। सर्दी में हम तो कराची वाले तो वैसे ही मर जाते हैं सर्दी में, ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा मैं आपको बताऊं, देखें कनाडा का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको क्यों लगा कि कराची में और भी बहुत सारे शहर और डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह के नाम लिया उन्होंने, कराची का सबसे ज्यादा खतरनाक क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कराची खतरनाक है। आई एम सो सॉरी, आई डिसएग्री विद यू ऑल। कराची में एज यूजुअल यस बहुत डेंजरस चीज है,
सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, तो उनको जो एक मैसेज आया सबा इज़ीलोड की जानिब से, उसकी वजह से वो लुट गए। तो उन्होंने बोला कि कराची नहीं जाना, वहां पे मसला हो जाएगा। दूसरा, हमारे बन का वहां बर्दाश्त नहीं होते, वहां हल्की सी मिर्ची खाओ 4 घंटे वॉशरूम में बैठे रहते हैं कनाडा वाले। और सबसे बड़ा मसला जो इन लोगों को इशू है कनाडा वालों को, जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है पाकिस्तान से रिलेटेड, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इज मोर हैंडसम देन योर प्राइम नो मिनिस्टर। डाउट। इसी बात पे लेके एक हैंडसम सा ब्रेक, मिलते हैं हैंडसम वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे थे। सना जो न्यूज़ लेकर आई थी, काफ़ी हैरानगी हुई कि हम दुनिया भर के लोगों को कहते हैं कि आओ हमारे मुल्क में, क्योंकि हम बहुत मेहमान नवाज कौम है और इस बात पे हमें फ़ख्र है, लेकिन लोग हमसे पता नहीं क्यों डरते हैं। चले खैर, थोड़ा डर भी अच्छा होता है। बट एनीवेज, अभी मैं बात करूँगी इमरान खान साहब की हुकूमत की। इमरान खान साहब की हुकूमत की, जैसे कि हम जानते हैं PTI की जो हुकूमत है ये आखिरी साल है, मतलब 2022 के बाद जो 2023 में इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में इंशाल्लाह मेरी तो दिली ख्वाहिश है और हम सब की दिली ख्वाहिश है, क्योंकि हम जानते हैं और हम इमरान खान साहब से इसलिए इम्प्रेस है क्योंकि यूथ को जितना उन्होंने इंस्पायर किया है और सपोर्ट किया है, तो इसीलिए हम उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। लेकिन यहाँ पर अभी बात हो रही है कि इमरान खान साहब के लिए ये साल कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए ये साल कितना इंपॉर्टेंट है दुनिया को प्रूफ करने के लिए। देखिए, इमरान खान साहब के दौर में जो है कोविड आया, बारिशें बहुत आई, बहुत मसले मसाइल थे, वहीं पे ये सारी चीजें होती हैं जहां पे बड़ा इनकिलाब आना होता है। लेकिन इमरान खान साहब के पास अभी अपनी पूरी टीम को लेकर ये आखिरी साल है प्रूफ करने के लिए, वो बेस्ट है, हम जानते हैं। लेकिन उन लोगों को भी जो इमरान खान साहब की छोटी छोटी चीजों को नेगेटिव वे में ले जाते हैं, उन्हें भी प्रूफ करवाने के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इस तरह से है कि जैसे कोई मैच है T20 का और लास्ट 5 ओवर्स है हमारे पास, और उन 5 ओवर्स में जो है लास्ट का ओवर है और हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने। बिल्कुल इस तरह से अभी गवर्नमेंट की हालत है और पूरी टीम की हालत है, यानी 92 का वर्ल्ड कप और इंशाल्लाह हम जीत के रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैक्सिमम जितने भी इमरान खान साहब ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जैसे कि मैंने IT ट्रेन का भी बताया था, और भी दीगर जितने भी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किए, उनका तकमील तक आना जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है नई गवर्नमेंट आती है तो वो सबसे पहले आके पुरानी गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कैंसिल करती है, राइट। और जितना इमरान खान साहब ने अच्छा काम किया, तो उसके अलावा हमने अपनी साबका गवर्नमेंट से तो ये चीजें नहीं देखी, तो वो तो सबसे पहले आकर अपनी खुंदस निकालिए। लेकिन इंशाल्लाह फिर से दौर इंशाल्लाह इमरान खान साहब का ये दिली तमन्ना है हमारी। अभी मैं बात करूंगी कि FBR की कारकर्दगी के बारे में, कि इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे बेस्ट थी और उन्होंने आगे भी ये जो साल है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने नए ऐलान किए हैं। नए ऐलान में मैं आपको बताती हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट ने रिकॉर्ड बनाया है, $3 अरब से भी ज्यादा आगे चले गए, और FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाने के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज का जो रिकॉर्ड था 10 साल का जो मुनाफा था वो भी टूट गया है माशाल्लाह इमरान खान की गवर्नमेंट में। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो इमरान खान साहब ने इंडस्ट्रियल लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मंसूबा है या सहूलियात जो है फराम करने का वादा भी किया है। और ये किस तरह से कि मैं बहुत सारे जो लोग हैं, इंडस्ट्रियल जो लोग होते हैं, सरमायाकारी के लिए जो है उन्हें ज़मीन की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़मीन पर होती है। लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऐलान किया। ये चीज़ मैं आपको बताऊँ, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का अभी इजलास हुआ था, मतलब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की कमेटी बैठी थी, उसमें बहुत सारी बातें की, 100 ऐसी चीज़ें थी, 50 जो चीज़ें हैं वो मंजरे आम पर आ चुकी है, लेकिन 50 चीज़ें खुफिया हैं जो कि आप लोग जानते हैं मिलिट्री से रिलेटेड होती है, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है। लेकिन यहाँ पर 3 मुद्दे जो है इमरान खान साहब के लिए इस साल बहुत ज़रूरी है, और वो कहते हैं कि इसे और बेहतर से बेहतर बनाएंगे। सबसे पहले आती है इकॉनमी, फिर दूसरा मिलिट्री, और फिर आती है सोशल सिक्योरिटी जो हमारी आम आवाम को हमने फराहम करनी होती है, गवर्नमेंट ने फराहम करनी होती है। लेकिन मैं बता दूं कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो ऐलान जो इंडस्ट्रियल लोगों के लिए बहुत बेहतर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडस्ट्रियल सरमायाकारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके लिए इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, और ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया कि लीज पर ज़मीन दी जाएगी, और लीज पर भी ऐसे कि 100 साल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 100 साल के लिए लीज पर ज़मीन दी गई है और सरमायाकारी हो रही है, और सरमायाकारी से आपने मुनाफा कमा लिया और इससे इकॉनमी ऑलरेडी
बूस्ट होगी। जब इंडस्ट्रियल कमाएगा तो फिर मुल्क भी कमाएगा। और जब 100 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आपने, फॉर एग्जांपल आपने ज़मीन ले ली लीज पर, और जब चीज़ें चल रही हैं तो ज़मीन की जो कीमत है वो और ज़्यादा आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन लीज के लिए आपको जो है लोन दिया गया होगा, तो आपके ऊपर जो है आपके इन कांधों पे कम प्रेशर होगा और आप उतने पैसे, जितने पैसे आप दे सकते हैं उसके लिए आपको प्रेशराइज होना नहीं पड़ेगा। हुकूमत आपको लोन देगी और वो जमीन आप खरीद सकते हैं, उसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल को फायदा होगा, और इंडस्ट्रियल को फायदा होगा तो निचले और भी तबके हैं और हुकूमत को भी फायदा होगा। तो ये बहुत बड़े ऐलान है, और इंशाल्लाह आई होप कि ये साल इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के लिए और तमाम लोगों के लिए और अवाम के लिए बेहतर हो, और पाकिस्तान एक दिन ये कहे कि हमें किसी के लोन की जरूरत नहीं है, खासतौर पर IMF की। तो जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी कंट्री को फ्लरिश करने के लिए उसका एयर डिफेंस, उसका टेक्नोलॉजी में पायनियर होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो ये 3 बेसिक पॉइंट्स जो कायनात ने मेंशन किए कि सोशल सोसाइटी और इकोनॉमी और मिलिट्री पे अगर हम पायनियर हो जाते हैं तो आहा सोने पे सुहागा हो जाएगा, और क्या चाहिए मुल्क को प्रोग्रेस करने के लिए। दीज आर द वेरी बेसिक, अहम, वो क्या कहते हैं, अहम बुनियादी चीजें हैं ये, तो इन पे काम करना बड़ा जरूरी है। और देखिए गवर्नमेंट मंसूबे बनाती जरूर है लेकिन पूरे नहीं हो पाते। इमरान खान की गवर्नमेंट में जो मंसूबे पिछली गवर्नमेंट छोड़ गई थी वो इन्होंने मुकम्मल किए हैं, तो मैं सारा क्रेडिट तो इन्हें दूंगी, क्योंकि देखिए सोच सब लेते हैं लेकिन उस चीज को पूरा नहीं कर पाते। तो ये मेरी पर्सनली ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब नेक्स्ट टेन्योर में भी आए ताकि हमारे मुल्क को मजीद बेहतरी मिले और हमारा मुल्क इतना ग्रो करे कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। अनम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसे कि 4 साल कंप्लीट हुए हैं और जैसे इन्होंने काम किए हैं हमारे इमरान खान साहब ने, तो ऑपोजिशन के वैसे ही जो है वो आंखें खुली की खुली रह गई हैं। सही बात। और वही बात है कि लास्ट ईयर चल रहा है और अब जो है वो लोगों को काम मतलब दिख रहे हैं, सारी चीजें नजर आ रही हैं। बट वही बात है कि मेरी तो दुआ है कि नेक्स्ट टाइम भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यही रहें, क्योंकि हमें जो है ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्रिकेट मैच में जो है उन्होंने काफी कामयाबी हासिल की है और हमारी आवाम को भी जो है उन्होंने काफी सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि ये जो साल है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सबको जो है वो साथ देना चाहिए, क्योंकि एक साथ एक जहां होकर पॉजिटिव होंगे तो ये सारी चीजें जो है वो आगे तक निकलेंगी। बट हम दुआ कर सकते हैं कि वो ही नेक्स्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो। बिल्कुल होनी चाहिए इमरान खान साहब के लिए। बिल्कुल उर्शिया, आपने सही कहा कि ये साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि डॉलर की जो बात करेंगे तो उसमें मैंने ये छोटी सी रिसर्च की है, वो आप सबसे पहले देख लें। नून लीग का अगर मैं दौर बताऊं तो नून लीग के दौर में 100% जो है वो डॉलर ऊपर गया था, लेकिन इमरान खान साहब की दौर हुकूमत में जो है वो डॉलर मतलब इन 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ 45% जो है वो डॉलर ऊपर गया है। ये है डॉलर की बात जो अभी आपने स्क्रीन पर देखी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अपने GDP को देखें। GDP में हमेशा हमने देखा कि आपका, मैंने पहले बताया था, जो आपका अकाउंट था वो आपका जो है वो माइनस में था, उसको माइनस से आपने प्लस में लाया, यानी कि वो खसारे से हट गया एटलीस्ट। दूसरा अगर हम पॉइंट देखेंगे कि आपके जो मंसूबे हैं, मंसूबे देखें आपके मुल्क के अंदर किस तरह से चल रहे हैं। इसमें बेशुमार एहसास प्रोग्राम, मैं कभी भी इसको निगलेक्ट नहीं करूंगी। उसका रीजन है कि एहसास प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ी चीज है और हमने देखा भी सही जिस तरह से उन्होंने रकम भी डिस्ट्रीब्यूट की थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि IMF की जो शराइत थी और जो हमारा ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा जाहिर किया जा रहा था, उस खतरे से एटलीस्ट हम बाहर आए। आखिरी चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि 2017 के अंदर भी जो है वो ये सलामती काउंसिल का ये बिल पास हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त नहीं हो पाया। लेट्स होप कि ये हो जाए। I just want to say quickly, ब्रेक का टाइम हो गया, कि हमारे आवाम को आदत नहीं अच्छे इंसान की। I'm being very honest, एटलीस्ट कुछ भी इशू होता है, आवाम कुछ प्रोटेस्ट करती है तो इमरान खान साहब नेशनल टेलीविजन पे आते हैं, आके जवाब देते हैं, एक पेश करते हैं, कि एक्सप्लेनेशन देते हैं चीजों का। कन्फ्रंट करता है जी, कन्फ्रंट नहीं, बट इट्स मोर ऑफ एन एक्सप्लेनिंग इन अ पॉजिटिव वे। दूसरे आ गए ना, पहले भी हुआ है। आप मरते रहोगे, कोई आएगा नहीं, कोई आगे से बात भी नहीं करेगा कि क्या हुआ है। तो इग्नोरेंट लोगों से भी दूर रहे, उन लोगों को इलेक्ट मत करें। $100 बैरल भी होने वाला है, ये बता दूं। वर्ल्ड इंटरनेशनल जो ऑयल का जो एक बैरल है ना, वो $100 भी टच करने वाला है, और ये प्लानिंग चलती जा रही है। उसके बाद देखते हैं कि आवाम का रिस्पांस क्या है, रिएक्शन क्या है। क्विकली आई वांट टू से अ शेर, अ पोएट, अ पीस ऑफ पोएट्री इमरान खान साहब के लिए। तो अर्ज किया है, इरशाद, किसमें हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, किसमें हिम्मत है हमारी परवाज में लाए कमी, हम परों से नहीं हौसलों से उठते। हाय हाय, क्या बात है। मिलते हैं एक फ्लाइंग ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, न्यूज़ थी जो सब ने शेयर की, और बहुत मज़ा आता है कि डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट डिबेट्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है आपको, एग्जैक्टली इंफॉर्मेटिव भी होती हैं, और आप लोगों के साथ शेयर करने में मज़ा भी आता है। अच्छा, पूरे शो में इस टाइम का हमें क्यों इंतज़ार होता है? बिकॉज इस टाइम हमें जो है वो वॉइस मैसेजेस आ रहे होते हैं, वीडियोज़ भी नहीं आते, हम लोग उनसे थोड़ा सा अभी नाराज़ हैं आप लोगों से। प्लीज़ आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, हम आपकी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर चलवाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हम लोग गिफ्ट्स भेजते हैं, आप लोग कोई भी नहीं बताता हमें कि कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे। प्लीज फीडबैक देते रहिए। और हमारे पास एक वॉइस मैसेज मौजूद है जो कि आप लोगों को पता है कि हमारे पैट्रन भी है कि वो सुनने के बाद जो है वो शेयर भी करते हैं, उसके ऊपर बात भी होती है। तो देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है। थोड़ा गला मेरा भारी हो रहा है, सर्दी ज़्यादा हो गई है इस वजह से, और सर्दी में तो ऐसा लगने लगा है जैसे सबसे ज़्यादा ठंड ही पैरों को लगती है। खैर जोक्स अपार्ट, मैं आप लोगों का शो बहुत शौक से देखती हूँ, और आज मैं आप लोगों के लिए एक फ़न फैक्टर लेके आई हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग इस पर एक हेल्दी सी डिबेट करें जैसे आप लोग हर शो में करते हैं। तो फ़न फैक्टर ये है कि आप लोगों की लाइफ में, मतलब आप लोगों की अपनी ज़ाती लाइफ में आप किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसे को या फिर प्यार को? तो मैं चाहती हूँ इस पे आप लोग डिबेट करें और हम व्यूअर्स इसको भी इंजॉय करेंगे अगर आप लोग अपनी ओपिनियन इस पे शेयर करेंगे तो। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जी भाई, बताएं इनको पैसा इंपॉर्टेंट है या आई मीन प्यार इंपॉर्टेंट है? बताएं आप लोगों की क्या क्या राय है। सबसे पहले मुझे लगता है यूनस अपनी राय दे। Yes, बिल्कुल जी। Because are you scared of my opinion? No way। आपसे Okay. क्यों हम डरेंगे? There is no way. It's just कि we want आप अब डिसएग्री ना करें। Yeah, हम disagree exactly. करें। Finally. It's highway or my way. Being very Okay. honest, ठीक है। देखिए, पैसा या प्यार? पैसा। Being very honest, आज के जमाने में पैसा है तो प्यार है। Look who's talking. आज के जमाने में पैसा है तो प्यार है। True love एक बड़ी चीज है। प्यार एक बड़ा, you can say it's a very different word आज के जमाने में, क्योंकि ये प्यार जो लफ्ज है इसको गलत मतलब भी लेते हैं लोग। इन्फेक्चुएशन को शायद प्यार करें। प्यार सेम चीज गोज विद द दोस्ती। आप किसी को कहते हैं मेरा दोस्त है, तो दोस्त की कुछ एक वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तभी वो आपका दोस्त कहलाएगा। सेम गोज प्यार, अगर आप किसी प्यार करते हैं उसमें भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एंड इस जमाने में अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है। वो एक डायलॉग भी है एक फिल्म का, उसमें कहते हैं कि अगर तू लड़की के पीछे भागेगा तो लड़की तुझसे दूर भागेगी, अगर तू पैसे के पीछे भागेगा तो लड़की तेरे पास भागेगी। इन दिस ईयर 2022, जिस साल में हम रह रहे हैं, आई बिलीव मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोहब्बत। आई न्यू दिस। लालची। उसका रीजन ये है, ये अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आपको अपने बारे में बताना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो यूनस ने हमें बताया कि उनके लिए जो है वो पैसा ज्यादा जरूरी है, प्यार जरूरी नहीं है। तो जो भी आप समझ रही हैं, जो देख रही हैं, प्लीज यूनस को छोड़ कर चले जाए। मैं वापस बोलता हूँ कि देखिए, यूनस को छोड़कर चले जाएं आप लोग, क्योंकि इनके लिए पैसा ज्यादा जरूरी है। जी, अगर मेरे पास पैसा है तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, पहली बात। नंबर 2, एक और चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल बी रियलिस्टिक, आप लोगों से सवाल करता हूँ कि मंथ के एंड में शो के अगर आपको कहें कि आप चेक ना लें, आप प्यार लीजिए हमसे और जाइए, तो आप लेंगे? प्यार हर किसी से नहीं होता यूनस। प्रोफेशन और पर्सनल। रुक जाए एक सेकंड, मेरे ग्लासेस आ रहे हैं हवा में, टिक करके। अब ये थग लाइफ नाउ। नो यूनस, आप प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को मिक्सड अप कर रहे हैं। अच्छा। मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बोला, लेकिन यकीनन पर्सनल लाइफ से ही रिलेटेड ये सवाल होगा कि पैसा या फिर प्यार। खैर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है प्यार। मैं जिंदगी में सिर्फ इतना कहूंगी कि प्यार। थैंक यू अनम, सिर्फ आपने ही मेरे लिए क्लैप की, मैं खुद अपने लिए क्लैप करना चाहूंगी। फर्स्ट यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ, देन आप किसी और को मोटिवेट करें। एग्जैक्टली। नहीं, एक्चुअली हम आपकी बात का वेट कर रहे थे, फिर हम क्लैप करते, क्योंकि जब आप बात कंप्लीट कर लेती फिर हम क्लैप करते। जी अच्छा, मैं अपना जुमला आपके लिए दोबारा दोहराती हूँ कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है प्यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल मानना ये कि मैं बहुत सारी चीजें, अगर मैं पैसे को चूज करती तो मैं उस पोजीशन पे कहीं जाकर अपने आप को अकेला ना फील करती कि हर इंसान मेरे साथ सिर्फ इसलिए खड़ा है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, या मैं उसको पैसे दूं, या मैं उसकी हेल्प करूं। मैं कहीं ना कहीं वो लॉयल्टी मिस करती, या कहीं ना कहीं वो एक दिल से किया हुआ प्यार, वो फीलिंग, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो भी मुझे ये चीज कहीं ना कहीं बॉदर करेगी। कोई मुझे हमदर्दी तो नहीं दिखा रहा, संपत्ति तो नहीं, लेकिन जो असल प्यार करने वाले होते हैं वो कभी आपको फील नहीं होने देते, वो हमेशा आपको गिरते हुए संभालते और कहते हैं कि आई एम ऑलवेज देयर। तो मुझे वो वाला इंसान और वो वाला प्यार जो है अपनी जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। यू आर टॉकिंग अबाउट स्पाउस लव।
Alright. अच्छा, एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब गुर्बत जो है वो दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हकीकत बात है कि जब पैसा नहीं होता तो आपकी मोहब्बत जो है वो कम होने लगती है। सामने वाला, क्योंकि दोनों तरफ से जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आपको देखना पड़ता है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि क्या दोनों में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मेरे लिए दोनों में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो मोहब्बत। वाह वाह वाह, व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। सीरियसली इस पे बात करने में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये एक ओवररेटेड टॉपिक है। भाई मुझे लगता है कि पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जरूरी ना होता तो मैं विश कभी भी दानिश को अलविदा ना कहती। तो खैर जोक्स अपार्ट, ये तो मैं एक मजाक करी थी। अब मैं आती हूँ अपने 2 सेंट्स पे, जो मुझे लगता है पहले तो कोई गेम शो नहीं चल रहा है कि मुझे इस वक्त एक चूज करें, नहीं तो बहुत बड़ी रकम मेरे हाथ से चली जाएगी। मैं अपना ओपिनियन दूंगी कि व्हाट आई बिलीव। तो देखें, टू लिव अ हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ, ये दोनों चीजें बहुत वाइटल एसेंशियल हैं। वो पैसा जो प्यार से आपकी तरफ आ रहा हो वही अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ पैसे के साथ भी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। एक टाइम पे एक पॉइंट आता है सर्टेन आपकी जिंदगी में कि यू नीड समवन टू हैंग अप विद। और सिर्फ प्यार भी काफी नहीं होता है, क्योंकि प्यार से पेट तो नहीं भरता है, ऑब्वियसली यू नीड फूड, राइट? तो बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, यू कांट चूज वन। अच्छा, मुझे लगता है कि प्यार को साथ रखते दोनों मिलकर कुछ ना कुछ सरमाया ढूंढ ही लेंगे, फिर पैसा कमा लेते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर रियलिटी को देखा जाए, अगर वाकई में एक्चुअल लाइफ को देखा जाए, तो मैं पैसे को प्रेफरेंस इसलिए दूंगी क्योंकि बिकॉज जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो जो आपके रिश्ते होते हैं ना, वो भी छोड़कर चले जाते हैं, जो एक्चुअल रिश्ते होते हैं। तो इसीलिए मैं पैसे को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी। मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हर बंदे ने अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बात की है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बात की है। सो जो पैसा होता है ना, वो आपकी लाइफ में होगा तो सारे रिश्ते आपके आज आपके घर में होंगे। अगर पैसा नहीं है तो आपके घर में कोई रिश्ता नहीं होगा। और ये वाकई में ये ट्रू बात है। लेकिन इसको एक्सेप्ट, 2 वोट फॉर मनी, 3 वोट फॉर लव, सो मेजॉरिटी विंस लव। ना इट्स नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है? इट्स नॉट वोटिंग, इट्स मोनोपोली, पार्लियामेंट है। वो तो सिंगल बंदे की होती है ना। देखिए ये गपशप का पार्लियामेंट है। अच्छा ठीक है जनाब स्पीकर, मैं कुछ मगर मुझे ऐसा लगता है कि माइक बंद कीजिए। देख, जितनी कोशिश कर ले आप मर्द की आवाज नहीं दबा सकते। आई नो फेमिनिज्म का जमाना है, लेकिन मर्द की आवाज नहीं दबेगी। मैं आपको बता दूं, आपकी मशहूर कहावत का एक स्लैंग वर्जन भी है कि जब गुर्बत दरवाजे से अंदर दाखिल होती है तो मोहब्बत जो है बोरिया बिस्तर पैक करती है, खिड़की से कूदती है, अलविदा कहती है बाय बाय चाचा, नेवर सी यू अगेन। ये फैक्ट है। एक कैरेक्टर आजकल के ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ा हिट हो रहा है, यूं चलता है, सांवला सा है, यूं चलता है, इंटेलेक्चुअल है, शायर और बहुत पैसा है। लोगों ने पूछा, एक जनरल सर्वे, एक्सपेरिमेंटल सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया, लड़कियों से पूछा गया कि क्या आप ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो थोड़ा सा काला है लेकिन प्यार बहुत करता है और कलर वो है, पैसा भी इतना नहीं है, नॉर्मल है, तो आप करेंगे? उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि रीजन यही है कि आज के जमाने में, आई एम नॉट ब्लेमिंग वुमन हियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ न्यूट्रल साइड है, कि कहीं ना कहीं एक औरत को जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये आजकल की लड़की, नॉट एवरीवन, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, सबका यही ओपिनियन है कि हमें एक ऐसे वेल सेटल फैमिली में शादी करनी जिसमें कोई पैसों का इशू ना हो। इसलिए कहते हैं कि आज के जमाने में औरतों को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी अपनी खुद, वो डिपेंडेंट ना हो किसी पे। यूनस, मुझे सिर्फ यहाँ पे ये बात करनी, वैसे तो ये टॉपिक ही इतना लंबा है कि आप कुछ और बिलीव करते हैं, हम कुछ और बिलीव करेंगे, वो कुछ और, ऑडियंस में कुछ लोग क्या बिलीव करते हैं वो उन पर है। बट मैं सिर्फ यहाँ कह रही हूँ, एक बात कर रही हूँ जनरली, कोई पर्सनल किसी को अटैक नहीं करी। मेरे नजदीक ऐसा है, जो यूनस ने अभी पूरी बात की कि पूछा गया, सर्वे किया गया कि काला है, पैसा नहीं है, तो शादी करेंगे कि नहीं। जब प्यार होता है ना, आपको कोई दिल को अच्छा लगता है, कोई इंसान अच्छा लगता है, किसी की आदत अच्छी लगती है। देखिए, मैं रियल प्यार की बात कर रही हूँ, टीन एज या बचपन में वो जो अट्रैक्शन होती है उसकी नहीं, जो रियल प्यार होता है, तो आपको उस टाइम उस इंसान के साथ अगर आप दाल रोटी भी शेयर करते हैं ना, खाते हैं, तो एक निवाला वो आपको खिलाता है और खुद खाने की एक्टिंग करती है, चाहे उसकी प्लेट खाली ही क्यों ना। बहुत सारी चीजें, प्यार इट्स सेक्रीफाइस। देखिए, मैं ये नहीं चाहती क्योंकि गपशप में हम सब पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, बट हम लोग की डिबेट में, हम सब की डिबेट में कोई इंसान कभी कोई ओपिनियन बना ले कि अरे उन्होंने तो ये कहा था, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। यकीनन आपके बहुत सारे फैंस होंगे। बात सिर्फ इतनी, गलत बात नहीं कर रहा, अच्छी बात है।
यूनिस, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं जी, सिर्फ बात ये कह रही हूँ कि जी। एक बात कह रही हूँ कि हम्म। प्यार जरूरी होता है, क्योंकि लाजमी नहीं कि प्यार करने का मतलब है कि वो इंसान कमाएगा नहीं या आप कुछ नहीं कमाएंगे। आप डिपेंडेंट नहीं रहते, आप खुश रहते हैं। झोपड़ी में भी आपको सुकून आता है, नहीं तो महलों में भी आपकी जो नींद है वो गायब हो जाती है। कायनात की बात से मैं छोटी सी बात ऐड करूंगी, फिर आप यूनुस जरूर बताइएगा मजीद। और जैसे कि लव मैरिजेस पे बात होती है कि लव हो गया है, लव मैरिजेस हो गई, उसके बाद क्या होता है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पैसों पर ही लड़ाइयाँ होती हैं जी। कि जी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मैं एक्सेप्ट करती हूँ वाह। कि रियलिटी है, आपकी मोहब्बत, आपका सब कुछ है, वो सिर्फ 2 साल तक है। मुझे लगता है अब 2 साल भी नहीं, सिर्फ 6 महीने तक है, उसके बाद जो है वो सब चीजें खत्म हो जाती वाह हैं। वाह खुशियां निभाने वाले लोग निभाते नहीं, भी नहीं, हैं। देखिए, Exactly, जी जी, हाँ। आप कहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे से आप हर चीज खरीद सकते हैं, सिर्फ खुशी नहीं खरीद सकते। I'll disagree with you, अच्छा, sir. मगर हाँ। दूसरों की खुशी खरीद सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ लालची लड़कियों और लालची लड़कों के की बारे में बात कर रहे हैं। True that. देखिए, आपने एक बात बोली कि आप पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं लेकिन खुशी नहीं खरीद सकते। Those who say कि money can't buy happiness, they don't know where to shop. ब्रेक का टाइम हो गया है। पैसा और प्यार, ये जंग चलती रहेगी जैसे मर्द और औरत की चलती है। मिलते हैं नो जंग वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी काफी मजे का टॉपिक था हमारे पास, जो सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया। इसको कोई भी सीरियस मत ले, क्योंकि मुझे लगता है हमारी सारी मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया। एग्जैक्टली, मतलब जो जिसको अच्छा लग रहा है भाई रख ले तो खुद ही, सही है ना। एनीवेज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्रॉड शादियों वाला सिस्टम जो है वो हर घर से ही कोई ना कहीं आती है बात, तो सुनने को भी पता चलता है कि जी फ्रॉड शादी होगी। कैसे होगी फ्रॉड शादी? की जी शादी पे शादी भी हो जाती है, और कुछ लोग शादी करने के बाद, पैसे लेने के बाद फरार भी हो जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है एक लॉ पास किया है, जिस लॉ में ये है कि आपकी पूरी सिस्टम जो है वो बायोमेट्रिक होगा। वो बायोमेट्रिक कैसे होगा कि जब आप लोग शादी के लिए किसी को बुलाते हैं, जैसे कि निकाह ख्वाह को आप घर में बुलवाते हैं और उनसे जो है वो सारे पेपर साइनिंग होती है, सब चीज़ होती है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉपर एक जो होगा बायोमेट्रिक के थ्रू होगा। वो बायोमेट्रिक के थ्रू कैसे होगा? जैसे कि सना की शादी हो रही है और 2 गवाह इनकी तरफ से हैं, 2 गवाह हमारी। अब रो क्यों रही है? शादी हो रही है ना। जबरदस्ती हो रही है। रुखसती नहीं हो रही। शादी होना ही बहुत बड़ा रोना सना, है। ये फॉर एग्जाम्पल था, प्लीज जरा वही चली जाए, फॉर एग्जाम्पल पे वापस चली जाए। mood off। या एग्जैक्टली जैसे कि इनकी शादी हो रही है और 2 गवाह इनकी तरफ से हैं, 2 गवाह हमारी तरफ से हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने साइन कर दिया और आपकी जान छूट गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रॉपरली आपकी बायोमेट्रिक होगी। जैसे कि उसका पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, कोई इसने क्राइम नहीं किया, तो जाकर उस चीज को भी जो है वो अप्रूवल माना जाएगा। और साथ ही साथ दुल्हा साहब भी, अगर लेट सपोज हमारी कायनात दुल्हा हैं, अगर इन्होंने बायोमेट्रिक जैसे लगाया और इन्होंने टैक्स नहीं पे किया होगा और इनका जो पुलिस का रिकॉर्ड अगर क्लियर नहीं होगा, तो उनकी शादी उसी टाइम ही कैंसिल हो जाएंगे और ये घर चले जाएंगे। नहीं तो वो बायोमेट्रिक थोड़ी कैंसिल करेगा। हम तो कहेंगे हमें मसला नहीं, हम तो दूल्हे से शादी कर लेंगे। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, कायनात ने अंगूठा लगाया, इनका पूरा रिकॉर्ड आ गया, टैक्स चोर है, सब है, दिल का मरीज है, लंदन से भी होके आ गई है, सबका उनका मसला है। सना के जो वाले साहब है, उनको कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है कि वो टैक्स चोर हो या कुछ हो, क्योंकि बारात तो खड़ी गई है, वो कैसे रोकेंगे? वहां के जो मसले हैं वो तो बाद में होंगे। सबसे पहले तो पुलिस आएगी, क्योंकि जब आपने बायोमेट्रिक आप कर रहे होंगे उसी टाइम में सारी चीजें ऑनलाइन चल रही होंगी। और एक मजे की बात, जब ये बात पता चली और ये सारी चीजें जब डिबेट हो रहा था, बात हो रही थी, तो तब पता चला कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, या 4G या 5G में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये तो निकाह रुक जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपरली जो है इस जगह पे जाना पड़ेगा, वहां पर ये निकाह होंगे, घर पे भी होंगे। अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, सारी चीजें कनेक्ट होंगी, तो आपका निकाह होगा, अदरवाइज निकाह नहीं होगा। जैसे कि देहात में किस तरह से होगा? गांव देहात में जैसे बहुत इंटीरियर जगह, इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ ना कि एक जगह बनाई जाएगी, वहां पर ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली तरीके से जो है वो निकाह होगा। अदरवाइज ये घरों में जैसे निकाह हो जाते थे, साइन हो जाते थे, बाद में चीजें पता चलती थी कि जी शादी हो चुकी है, 3-3 शादियां करके बैठा हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब तो रिकॉर्ड आएगा, अब तो सारी चीजें जो है वो आपके सामने होंगी, उसके बाद आपकी शादी होगी। लेकिन उर्शिया, जो ऑनलाइन निकाह होते हैं, जो लैपटॉप में अक्सर देखा है ना कि लड़की भी बैठी होती है सामने, लड़का बाहर होता है तो निकाह हो जाता है, उसका क्या?
हाँ एग्जैक्टली कायनात, ये वही बात है ना कि बायोमेट्रिक सिस्टम है ना, तो वहां से अप्रूवल आ जाएगी, यहाँ से अप्रूवल आ जाएगी, तो उनका निकाह हो जाएगा। उर्शिया, एक सवाल है कि ये जो बेसिकली सिस्टम इन्होंने अभी अपडेट किया है, द रीजन कैन बी, आई एम आस्किंग यू, कि जो लड़के ऑलरेडी शादी करके बैठे हुए थे उस फ्रॉड से बचने के लिए ये बनाया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूनस, आप लोगों को पता है कि जैसे कि इतनी फ्रॉड शादियां हुई हैं, इतनी बच्चियों के घर, आई मीन सब चीजें बहुत बर्बाद हुई हैं, एंड इनफैक्ट कि 3-3, 4-4 बच्चे होने के बावजूद जो है वो मर्द छोड़कर चले जाते। ये बहुत बड़ा अलमिया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज के ऊपर काम हुआ है, और ये इस तालियां होनी चाहिए। वाह वाह वाह। और इससे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल ये है कि हमारा तो रिवायती तौर पर मौलाना साहब घर आते हैं और वो कबूले होता है, लेकिन अभी जो है वो क्या वही मौलाना साहब आएंगे या कोई स्पेशल ऐसे लोग होंगे जो ये फर्दर जो है वो टैबलेट वगैरह लेकर आएंगे? सना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस पे मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी और लोगों को भी और मजीद वजाहत मिल जाएगी इस सवाल से कि जैसे कि मौलवी साहब जो हैं वो घर पे आएंगे, उनको 1 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, जैसे कि नादरा की तरफ से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो, उनको एक प्रॉपरली एक ट्रेनिंग मिलेगी, टैबलेट मिलेगा जो कि वो प्रॉपरली तरीके से कनेक्ट होंगे गवर्नमेंट के साथ, और जो भी फीस होगी, जो भी सारी चीजें जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन ही होगा, और उसी वक्त जो है वो दूल्हे की पिक्चर्स जो है वो सेंड की जाएंगी, भेजी जाएंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो जाली निकाह ख्वाह भी आते हैं, समटाइम ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो जाली होता था, माँ बाप जाली, बहन भाई जाली, और इवन के जो मौलाना साहब आते थे निकाह ख्वाह, वो भी निकाह नहीं पढ़ाते। तो बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें हैं इससे क्लियर हो सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात है ना, कि माँ बाप बहुत फिक्रमंद होते हैं जब भी अपने बच्चों का, बेटे का भी, इवन बेटी का भी, जब भी शादी करते हैं तो उन्हें ये होता है कि बेटा कमाने पे सिर्फ जोर नहीं होता, उसका किरदार भी बहुत मैटर करता है। कि कभी किसी भी अगर वजह से, इवन ड्रग्स स्मगलिंग भी लोग अक्सर करते हैं छोटे छोटे पैमाने पे, मैं बात करूँ जैसे जिनकी FIR कटती है, तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर होंगी ताकि माँ बाप भी एक सुकून का सांस लें और अपनी बेटी को रुखसत कर सकें। अच्छा, मुझे अच्छी चीज ये लगी जो इनको 1 महीने का जो है वो पूरा ओवरऑल कोर्स करवा रहे हैं, वो चीज अच्छी लगी। वरना आपने देखा होगा कि कुछ तो ऐसे मौलाना होते हैं जो जिनको पता ही नहीं होता निकाह कर रहे हैं, बस वो इतना पता नहीं किस जल्दबाजी में होते हैं, लड़के का क्या नाम है, यूं बस जल्दी करके कबूले एक दिन में 100 निकाह पढ़ाना हलवा खाना होता है, वो जल्दी इसलिए होती है। एक दिन में 100 निकाह पढ़ाने। हाँ, अब सना इतनी जल्दी नहीं होगा, प्रॉपरली जो है वो चैनल के साथ चीजें होंगी, और बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? ये देखिए ना, बच्चियों के हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो ये सारे काम हुए, और भी मजीद अच्छे होंगे। प्लीज पॉजिटिव रहें। आप लोग एक चीज इस सब में नोटिस कर रहे हैं कि इंटरनेट किस तरीके से टेक ओवर कर रहा है हमारी जिंदगियों में हमें, और किस तरीके से उसने अपना होल्ड जमा लिया है हमारी जिंदगी के हर छोटे काम में। हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गए इंटरनेट पे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अब ड्रॉबैक की बात करते हैं। ड्रॉबैक भी होता है हर चीज का, पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों होता है। हो क्या रहा है कि जंप आ गया कल्चरल वैल्यूज में, और जो हमारी रिचुअल्स है, रस्म रिवाज, आपको पता होगा कि वो जो होता है सिग्नेचर और वो विटनेस वाला जो होता है, और वो मौलवी साहब आते हैं, वो एक बड़ा स्वीट मोमेंट होता था लड़की के लिए स्पेशली। तो वो अब नहीं होगा क्योंकि वो सारी चीजें इंटरनेट पे हो गई हैं। बायोमेट्रिक इंटरनेट पे मतलब कि बायोमेट्रिक हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब हम इस चीज से भी मौलाना आएंगे, लेकिन वो जो सिग्नेचर वाली वो जो महक है, वो जो एक मोमेंट होता है, दैट इज एक्चुअली प्राइसलेस। मेरा हुआ नहीं है लेकिन आई कैन फील दैट एक्चुअली ख्वाहिश नहीं है। आप वो चीज, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग ऑल दिस वीडियोस, और आपकी नजर में इस तरह की चीजें होती हैं। नहीं, as far as I know, निकाहनामा तो होगा, साइन तो होगा, सिग्नेचर भी होगा। वो सिर्फ वो जो है कि चेक करने के लिए कि लड़का कैसा है, उसके लिए वो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए आई थिंक एज फार एज आई नो, साइनिंग वगैरह तो सब चीजें होंगी, मगर वो जो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है ये बहुत अच्छा होगा। अगेन वही बात है ना कि हमें इस तरीके से हमारी जिंदगियों में इंटरनेट को डाल दिया गया है। डेवलपमेंट तो हो रही है, नो डाउट, लेकिन ये ऐसी चीज है कि अगर अब ये नहीं होगा तो फिर आप वेट करें जब तक आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं होगा। This universe has turned into metaverse। और यूनस, और जिन लोगों ने जो है वो छुप के शादियां करनी थी ना, वो जरा समझ जाएंगे। अच्छा, मुझे बात बताएं, जब फॉर एग्जांपल कि किसी ने शादी की हुई है, ठीक है, मैंने शादी की हुई है, मैंने रजिस्टर्ड नहीं की हुई मैरिज, ठीक है, और अगर मैं बायोमेट्रिक करता हूँ शादी करने के लिए, दूसरी शादी करूँ, मैंने किया, मेरी तो आई रजिस्टर की नहीं मैंने पहली शादी, तो क्या होगा?
अगर यूनिस उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो ये भी तो बहुत बड़ा क्राइम है। आप यानी कि एक खानदान के साथ, एक लड़की के साथ, जी, यानी कि आने वाली नाइंसाफी। नस्लों के साथ जो है आप वो खेल रहे हैं ना। हकीकत बात है। लेकिन सबसे अच्छी चीज सीरियसली यही लगी कि ज्यादातर ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस आप मैंने इतना खुश क्यों हैं? आपने तो चुप के शादी की हुई सना। नहीं, मैंने बिल्कुल शादी नहीं की हुई छुपकर, लेकिन जो लोग छुपकर शादी करके बैठे हुए हैं उनके लिए ये बहुत बैड न्यूज है कि अब जो है वो सारे जितने भी रिकॉर्ड है वो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेशन है जो आज हम आपको देंगे। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आज अभी इसी वक्त हम एक लाए हैं एक नया आइटम, ठीक है, वाह। पेश कर रहे हैं आवाम की खिदमत में। हमने सोचा क्यों ना दुनिया के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, वन लाइनर्स हम आपकी तरफ फेंकें और फिर आप बताएं कि आपको कैसा लगा, इंस्पायर हुए या आपने कहा ये फैक्ट सही नहीं है। फैक्ट्स का ये भी मसला है आजकल कि 99.9% वो फैक्ट ट्रू है, 0.1% चांसेस होती है कि भाई वो तो जर्म्स भी होता है, जी doesn't जी, matter। वो कीटाणु जो हैं जो अभी तक खत्म ही नहीं हो रहे, वो बैक्टीरिया। 0.001% कौन से कीटाणु मुझे बताएं। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, टूथपेस्ट की इंडस्ट्री की बात करते हैं, 100% कर देना नहीं, 99.9% कीटाणु से वो सेफ गार्ड करता है, लेकिन वो 100% भी कर दें। अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, बायोमेट्रिक पे निकाह हो रहा है, तो प्लीज मेक श्योर। फैक्ट नंबर 1 मैं पेश करूंगा आपकी खिदमत में। शार्क्स जो खाते हैं लोगों को, या मैन ईटर्स भी नहीं होते, ये बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन भी है। ये पिक्चर देखें जी शार्क की। शार्क के बारे में बोला जाता है कि दे कैन लिव अप टू 500 years। अब मैं पास करूंगा फैक्ट और आप पेश करेंगे आवाम की खिदमत में। जी कहना। ओके, व्हाई नॉट। मैं फोन से देख के बोलूंगी, क्योंकि मैं पहले वर्ड टू वर्ड बोल के और फिर उसका उर्दू ट्रांसलेट करूंगी आप लोगों के लिए आसान अल्फाजों में। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी पढ़कर, इसलिए मैंने ये चूज़ किया कि इस फैक्ट पे बात की जा सकती है। साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी से ऑपोजिट अट्रैक्ट इज अ कॉमन मिथ। People are actually attracted to people with a similar personality type। अब इसका मतलब है आसान अल्फाजों में कि साइकोलॉजी ऐसी कहती है कि हम लोग कहते हैं ना कि एक जेंडर है, जैसे मैं Opposite फीमेल, attracts। यस हाँ, तो फीमेल जेंडर डेफिनेटली मेल जेंडर से ही अट्रैक्ट होगा। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं, या ज्यादातर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो सेम जो सिमिलर होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज, कुछ चीजें हैं जो मुझे करना पसंद है और अगर सना को भी वो चीजें पसंद है और ये मेल जेंडर है, तो हम लोगों की जो है ना बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल म्यूजिक का टेस्ट सेम है आपका। हाँ, खाना, ये फूड भी। पास और करें फैक्ट, किसको पास कर रही हैं? सना को साथ बैठिए। मैंने ही कैच कर लिया। अच्छा, मेरे पास फैक्ट ये है कि सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10,000 बीचेस है। इसका मतलब ये है कि आप हर दिन एक नए बीच पर जो है वो जा सकते हैं, और अगर 27 साल भी आप जो है वो एक एक बीच करके एंजॉय करें तो 27 साल में आप टोटल ये बीचेस जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। वाह, पास द बॉल। थैंक यू सना। मेरे पास भी एक फैक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। न्यूजीलैंड में एक ब्लू नेल्सन लेक है जो कि आप ट्रांसपेरेंट कितने फीट देख सकते हैं, 260 फीट जो है वो आप लोग देख सकते हैं। क्लियर आपको सारी चीजें नजर आएंगी, खूबसूरती दिखेगी, पानी जो है वो शीशे की तरह क्लियर नजर आएगा। वाह वाह, पास द बॉल। प्लीज अनम। मेरे पास जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो काफी आप सबको दिलचस्प लगेगा, और वो अपने पाकिस्तान से रिलेटेड है कि कायद आजम स्टैचू टू बी प्लेस्ड इन लंदन ऑन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। वाजपेयी तालियां होनी चाहिए। पास द बॉल अनम। जी, ओके, ओवर टू यू यूनुस। ये पिक्चर देखें, ये खूंखार शेर की, ये उस शेर की बात नहीं कर रहा जो दिल पकड़ के लंदन चला गया, ये एक असल शेर है। देखें इस पिक्चर को, इसका एक्सप्रेशन देखें। ये फोटो जो खींची गई वो अली सईद, एक पाकिस्तानी फोटोग्राफर है, जब ये तस्वीर ले रहे थे तो मरते मरते बचे हैं, क्योंकि ये शेर अटैकिंग मोड में था और बहुत मुश्किल से वो एस्केप हुए। और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई एम पासिंग द बॉल टू सना। हाँ, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि जो चीज अभी आप देख रहे हैं ये वो है कि इजिप्ट के लोग जो है, जितने भी लोग हैं, वो अपने हेयर स्टाइल को फ्रेश रखने के लिए और ताकि वो फ्रेश दिखे सुबह उठने के बाद, उन्होंने जी इस पर सोने की आदत रखी थी और वो इसी पर सोते थे, तकिए पर नहीं सोते थे, वो इस अजीब सी चीज पर सोते थे। वाह, पास द बॉल। एक ऐसी न्यूज है या ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि एनिमल्स में सबसे वफादार जानवर है डॉग, लाइक कुत्ता।
तो ऐसे ही कुछ 2018 में एक केस हुआ था। एक होमलेस पर्सन जिसके पास घर नहीं था, वो रोड पे रहते थे और उस इंसान ने मतलब अक्सर वो जब बाहर रहते थे तो 4 ऐसे डॉग्स थे उनके पास, आते थे तो उनकी देखभाल करते थे, उनको खाना खिलाते थे, अपना खाना शेयर करते थे, अपना फूड शेयर करते थे। तो जब वो बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, तो उसके बाद वही 4 डॉग्स, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, वफादारी का सबूत है ये बहुत बड़ा, वही 4 डॉग्स जो है हॉस्पिटल के बाहर उनसे मिलने आए। तो दिस इज समथिंग कि मुझे एक चीज कनेक्ट हुई और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा। लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. पास द बॉल प्लीज। उर्शिया। थैंक यू कायनात। मेरे पास भी एक फैक्टर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे पोल्यूशन से लोग ज्यादा मर रहे हैं एज कंपेयर स्मोकिंग सिगरेट से। प्लीज अनम। ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर आप पानी के 30 फीट नीचे जाएंगे तो आपका जो लाल खून है वो हरा होने लगेगा रेड लाइट ना होने की वजह से। तो ये लाल खून ग्रीन होना वाकई बड़ा दिलचस्प है। ये इसमें भी तालियां। समुद्र में भी ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। देखिए, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रहा हूँ बिकॉज हमारा शो भी एंड हो रहा है, उसके बाद हमारी नज्म भी होती है। आज सना की बारी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि अगर औरतें ज्यादा सोएंगी तो जो डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये कम हो जाएगा मर्दों में। Oh my God! This was not interesting. This was actually viewing. अच्छा सना, मैं ये कहना चाहूंगी आपकी पोइट्री से पहले कि मुझे ना, वैसे हम सब पोइट्री करते हैं लेकिन आज के दिन का मुझे बड़ा इंतजार होता है कि आपके एक्सप्रेशन और आपके वर्ड्स वाकई दिल को लगते हैं, दिल को छूते हैं। हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम इंतजार कर नहीं पाते। तो आप नज्म नवाजिश है आप तमाम लोगों की। आज मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत कुछ आशार मेरे पास मौजूद है जो कि मुनव्वर राना साहब के हैं। और जब वो मुनव्वर राना साहब के बारे में थोड़ी सी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी। मुनव्वर राना साहब काफ़ी सीनियर जो है वो शायर है। मुनव्वर राना साहब ने जब ये आशार खुद जो है वो पढ़े थे तो वो बिल्कुल इमोशनल हो गए थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन जैसा थोड़ा सा एटलीस्ट इतना सा तो पढ़ने की कोशिश जस्टिफाई कर करूँ। सकते। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ए इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। सही बात है। हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। अब आपकी मर्जी है संभाले न संभाले, अब आपकी मर्जी है संभाले न संभाले, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। वाह वाह, क्या ही बात। मैं फूट के रोने लगा जब मौत के डर से, मैं फूट के रोने लगा जब मौत के डर से, नेकी ने कहा नामाए आमाल में हम हैं। वाह वाह, वाह वाह, वाह क्या ही वाह, बात। ये वाला मिसरा मैं चाहूंगी आप लोग जरा गौर से सुने। बिल्कुल। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, वाह। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक, माँ कहती थी ले ओढ़ ले इस शाल में हम हैं। वाह वाह, क्या ही बात है। क्या बात, क्या बात। सना वेरी वेरी Well done, सना। Beautiful. बहुत Very अच्छे nice. तरीके से आपने पढ़ा वाकई। और बस यही है कि अभी ही इसी वक्त ही यही वक्त है आपके पास, अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखा करें, उनको तकलीफ ना दिया करें, उनकी बेवजह तारीफ कर लिया करें। अगर अम्मा खाना अच्छा बनाए ना बनाए उनकी तारीफ कर लिया करें। और यहाँ हमारे शो का जो है वो वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।